Hi, students. So we were covering cost of capital. I'm going to share with you the screen. Give me a minute. I'm opening that PPT. Can you see my screen now? Is it visible now? Screen is shared. Can you see now? Yes, ma'am. Okay. So these are studying cost of capital and weighted cost of capital. So under cost of capital, we have studied the cost of different sources and out of cost of different sources we have covered until cost of equity capital. We last studied that cost of equity capital is actually the most difficult and controversial to actually measure or calculate because to the equity shareholders we have no commitments that any fixed rate of give me a minute, I'm getting a call, excuse me please. Sorry. So this is the most difficult and controversial. Why? Because calculation is difficult. Because if we compare the other sources of long term capital, तो वहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ commitment हर capital source को रहता है, either in the form of a fixed rate of interest or इन प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो कुछ ना कुछ रेट ऑफ डिविडेंड हम फिक्स डिफाइन करते हैं या एटलीस्ट ये डिफाइंड रहता है कि इवन इफ इन दी टाइम ऑफ लॉसेस वी विल बी गिविंग यू दी डिविडेंड वट एवर अमाउंट इज अग्रीड एंड वी विल गिव इट मे बी इन द लेटर ईयर्स विद अरियर्स एंड ऑल. बट इक्विटी कैपिटल पर हमें कोई कमिटमेंट हमने बिगनिंग से ही नहीं किया होता है, तो
इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करना इज़ डिफ़िकल्ट। ये जो है इक्विटी कैपिटल का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है करंट टाइम्स में। वेन एवर वी हैव ऑलरेडी रेज द इक्विटी कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन एंड एवरीथिंग, द रिटर्न्स आर टू बी डिवाइडेड टू द and given to the equity shareholders in the form of dividend. So the return to the equity holders solely depends on the discretion of the company's management. Discretion यानी कि उनका अपना पावर है। ये हमने कल कवर कर लिया था, फर्स्ट 2-3 पॉइंट्स कल हमने कवर कर लिए थे। अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट कमिटमेंट टू रिसीव डिविडेंड, इसका मतलब है कि जो हमने, एक तो ये चीज़ तो एब्सेंस ही है इस चीज़ का कि हमने कोई डेफिनेटली कोई डेफिनेट अमाउंट या जो भी हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है कंपनी ने एज अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमने इक्विटी कैपिटल को कोई कमिटमेंट नहीं किया होता। ये चीज़ तो एब्सेंस है ही। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स रैंक एट द बॉटम एज क्लेमेनेंट्स ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इट्स लिक्विडेशन। मतलब इक्विटी कैपिटल कहने के लिए तो ये लोग कंपनी के ओनर्स हैं एक तरह से, दे हैव गॉट दी वोटिंग राइट्स टू चूज देयर डायरेक्टर्स एंड एवरीवन अदरवाइज। बट ये लोग सबसे लास्ट में आते हैं। एक तो इनका कोई भी डिविडेंड रिसीव करने का फिक्स डेफिनेट कमिटमेंट हमने नहीं किया होता कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इशुएंस कि तुमको इतना रेट हम देंगे ही देंगे। इसके अलावा ये लोग सबसे बॉटम पे आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं व्हेन एवर सपोज इफ द कंपनी इज एट दैट लेवल जहाँ पर कि बहुत लॉसेज हो गए, कंपनी बंद हो गई है, बैंकरप्ट हो गई है, पैसा नहीं है आगे चलाने के लिए और कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा, कोई और फाइनेंसर भी नहीं है, कोई और इन्वेस्टर भी नहीं है, कुछ नहीं है, द कंपनी इज एट द पोजिशन टू बी क्लोज्ड। अब जब क्लोज होती है कंपनी, जो कंपनी की सारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो असेट्स से पूरी की जाती हैं। यानी कंपनी के पास जो जो एसेट्स हैं, अगर कहीं उसका कुछ लैंड है, कुछ और प्रॉपर्टी है, तो वो बेचा जाएगा, उसके बाद जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उनको पे किया जाएगा। तो वो लायबिलिटीज़ में भी इक्विटी की कैपिटल भी लायबिलिटी ही है एक तरीके से, पैसा लिया हुआ इक्विटी से, शेयर से भी, शेयर कैपिटल से। लेकिन इन लोगों को सबसे बाद में पैसा दिया जाएगा। वो पैसा भी रिफंड जो होगा जब लिक्विडेशन हो रहा है कंपनी का, लिक्विडेशन व्हेन एट द टाइम ऑफ द क्लोजर और वाइंडिंग अप इन द टाइम्स ऑफ लॉसेज, और या नॉर्मल टाइम्स में अगर कंपनी बंद होने का डिसीजन लिया जाता है तो भी इनको सबसे बॉटम में रखा जाता है इन ऑर्डर टू गिव द प्रिंसिपल अमाउंट। सबसे पहले बैंक का कोई लोन है तो बैंक अपना लोन वापस रिकवर करना चाहेगा कि हमारा पैसा वापस कर दे कंपनी अपने एसेट्स को बेचकर, या एट टाइम्स कंपनीज के ओनर्स को भी पकड़ा जाता है कि ओनर्स की अगर अपनी कोई खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वो भी बेचकर उससे पैसा लिया जाए, बैंक्स का पैसा पूरा किया जाए। तो जब ये सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो वापस होती है। सो अपार्ट फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ एनी डेफिनेट कमिटमेंट टू बी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रैंक किया जाता है सबसे बॉटम में एज द क्लेमेंट्स, यानी कि वो क्लेम जो कर सकते हैं एसेट्स के अगेंस्ट, कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट जब कभी भी लिक्विडेशन हो रहा है या कंपनी बंद हो रही है तब भी वो लास्ट में ही उनको दिया जाएगा जब सारी अदर लायबिलिटीज विल बी फुलफिल्ड। इट में देयरफॉर अपीयर दैट द इक्विटी कैपिटल डज नॉट कैरी एनी कॉस्ट। तो हम ये एक तरह से समझ सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल का कोई कॉस्ट नहीं है। जैसे रिटेन, हम आगे रिटेन अर्निंग्स पढ़ेंगे, लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रू एज इट इज ऑल्सो सर्टन, इट इज ऑल्सो गॉट सर्टन कॉस्ट, बिकॉज अगर ईयर आफ्टर ईयर यही होता रहेगा कि हम कुछ भी नहीं पे करेंगे इक्विटी कैपिटल को एज डिविडेंड, कि एक साल कभी हो गया तो अंडरस्टैंडेबल है कि दे कैन बेयर द लॉस, बट अगर ये ईयर आफ्टर ईयर होता रहेगा तो फिर ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स फिर अपना या तो कैपिटल को, शेयर्स को तो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, बेचने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा होगा, या फिर वो इफ़ेक्ट करेंगे मैनेजमेंट को, या वो एनुअल मीटिंग्स में अपना रेज करेंगे कुछ ना कुछ इश्यूज जो होते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ मीटिंग्स ऑल्सो। जनरल मीटिंग्स जो होती हैं कंपनी की उसमें भी इनको पार्ट लेने दिया जाता है। और वोटिंग राइट्स भी मैंने आपको बताया था, डायरेक्टर्स को, जो इलेक्टोरियल डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो इलेक्शन की वजह से बनते हैं, वो इन्हीं के वोट्स की वजह से बनते हैं। तो फिर ये मे भी मैनेजमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि ये मैनेजमेंट को हमें डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है। इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर फंड्स, they also, because everybody whosoever invests the money, तो रिटर्न लेना चाहता है तभी तो मैं इन्वेस्ट करा उसने मनी, अदरवाइज वो आपके पास हम कंपनी में क्यों पैसा देगा एज एन इक्विटी शेयर होल्डर भी या एज कोई भी कैपिटल की फॉर्म में।
सोर्स ऑफ कैपिटल की फॉर्म में, तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न्स। अदरवाइज वो आप यहाँ से पैसा हटा के कहीं और किसी और फॉर्म में वो लोग इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो अपने बैंक में ही रखें, कुछ तो रिटर्न मिलेगा ही। So the company does not meet the requirements or the expectations of the shareholders and pays them the dividend, it will have an adverse effect on the market prices of the share। शेयर की मार्केट वैल्यू भी गिर जाती है इस चीज़ से कि अगर आप डिविडेंड्स दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिविडेंड, मतलब कंपनी बहुत अच्छी प्रॉफिट्स में एवरीथिंग है, तो मार्केट की शेयर वैल्यू स्टॉक एक्सचेंजेस में बनी रहती है। मगर अगर जब कंपनीज बहुत ज़्यादा चूज करती हैं ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, दे आर नॉट पेइंग एनी डिविडेंड एंड ऑल दैट, इट हैज़ गॉट द एडवर्स इफेक्ट फॉर देयर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स एट द स्टॉक एक्सचेंजेस ऑल्सो। वो वहाँ पर भी नाम खराब होता है स्टॉक एक्सचेंज में कि इस कंपनी के शेयर्स की तो मार्केट वैल्यू हमेशा गिरी रहती है ऑल द टाइम। एक बार मार्केट वैल्यू खराब हो गई, ब्रांड वैल्यू आपके उसकी खराब हो गई स्टॉक एक्सचेंज में, नोबडी वुड वांट टू कम एंड इन्वेस्ट इन योर शेयर्स। और हर कोई जो भी इन्वेस्ट करता है तो थोड़ा बहुत मार्केट को स्टडी करके तो करता ही है। बैक पिछले बैक कुछ कुछ ईयर्स का डेटा उठाकर वो लोग स्टडी करेंगे कि कैसा रहा, आउटपुट कैसा रहा, या जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उनसे पूछकर फीडबैक लेना, तो तभी इन्वेस्ट फर्दर करते हैं। तो इसका भी एडवर्स इफेक्ट फ्यूचर में रह सकता है। अगर आप आज क्या कर रहे हो वो डिपेंड करेगा फ्यूचर के इन्वेस्टर्स पर भी। लोग आएंगे नहीं फ्यूचर में, अगर आपको दोबारा चाहिए होगी और आप फिर से शेयर्स मार्केट में बेचने के लिए आप ऑफर करेंगे, नोबडी वुड कम टू बाय और इन्वेस्ट इन योर कंपनी। तो ये एडवर्सली इफेक्ट होता है। इसलिए जनरली ये रियल टाइम चीज़ नहीं है कि कंपनी हमेशा ही इनको ना दे कॉस्ट, कुछ ना कुछ अज्यूम करती है कि ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का कॉस्ट रहेगा इस साल का, इतना हम डिविडेंड इनको प्रोवाइड करेंगे। वो कितना भी हो सकता है क्योंकि इनकी अपनी डिस्क्रिप्शन है, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं, 2%, 20%, डिपेंडिंग अपॉन दी profit. Relative to the cost of equity capital is higher, it involves the highest degree of financial risk. Cost of equity capital ज़्यादातर हायर इसलिए होती है क्योंकि अगर कंपनी बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट सपोज कर रही है, दिखा रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स में अर्न कर रहे हैं, अगर अगर प्रॉफिट दिखाती है कंपनी मार्केट में तभी तो उनकी शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर वो दिखाती है कि प्रॉफिट इतना हो रहा है तो प्रॉफिट का कुछ शेयर इक्विटी कैपिटल शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्यों नहीं दे रहे हो डिविडेंड, हमने पैसा लगाया हुआ है, हमारे पैसे से ही तुम पैसा कमा रहे हो, तो जब कमा रहे हो तो हमें भी दो। दैट इज़ वॉट इट इज़। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्योंकि फिक्स्ड रेट तो होता नहीं इनको डिविडेंड देने का, तो वो ज़्यादा क्लेम करते हैं अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। नहीं होता तो फिर वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कंपनी को फिर लॉस भी दिखाना पड़ेगा। ईयर आफ्टर ईयर कंपनी लॉसेस भी नहीं दिखा सकती है क्योंकि फिर उसके ऊपर क्वेश्चन गवर्नमेंट से हो जाता है कि आप लॉसेस में काम कर कैसे रहे हो। अगर लॉस है तो हु इज़ बेयरिंग दैट लॉस, मतलब एवरीबडी और द ओनर ऑफ द कंपनी इज़ वर्किंग ऑल्सो, वो डेली काम भी कर रहा है और घर से पैसा लगा रहा है, हाउ इज़ ही अर्निंग देन। तो वो लॉसेस भी नहीं दिखा सकते, और प्रॉफिट अगर दिखाते हैं तो इक्विटी कैपिटल अपना अच्छा पैसा मांगता है। इसीलिए इसमें पैसा लगाना थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है क्योंकि हमें पता होता है डिवेंचर या प्रेफरेंस होल्डर्स के बाकी बैंक से अगर ले रहे हैं कि फिक्स्ड हमें इतना पैसा देना है, उसके ऊपर जितना भी हम कमा रहे हैं प्रॉफिट वो सारा हमारा अपना प्रॉफिट है और हमें कुछ और नहीं देना। ये फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एटलीस्ट हमें कॉस्ट पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन इक्विटी का हमको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू कैलकुलेट ना। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स हमें फ्रेश स्टार्ट करना था आज से। रिटेन अर्निंग्स जो है ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस ही है। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है, जो हमने सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस में पढ़ा था यूनिट 1 में, उसमें रिटेन अर्निंग्स था। जैसे शेयर्स डिबेंचर्स हैं, रिटेन अर्निंग्स ये वो अर्निंग्स जो हमने रिटेन करी हुई, रिटेन अपने पास संभाल कर रख लेना, रोक लेना कुछ पैसा अर्निंग्स में से। यानी कि अगर इस साल मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, सपोज मुझे 1000 करोड़ रुपीज़ का मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, मी एज द बिजनेसमैन और द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि 1000 करोड़ में से मुझे नया एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या नई एक प्रॉपर कंपनी ही स्टार्ट करनी है या अपने ही प्रोडक्ट को एक्सपैंड करना है। उसके लिए मुझे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी 2-4 स्टेट्स में या वट एवर। इफ़ यू डिसाइड तो कंपनी व्हाट इट डज इज कि वो अपना उस प्रॉफिट में से कॉस्ट जो पर्टिकुलर रिटेन अर्निंग्स है उसका कुछ पैसा फर्दर नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट, जो नॉट कॉस्ट बट इन्वेस्टमेंट के लिए रोक लेती है, रिटेन कर लेती है। और ये डिक्लेयर कर देती है कि आउट ऑफ 1000 करोड़ सपोज 800 करोड़ या वट एवर, जिस भी जो भी कंट्री की कंपनी अगर वो डॉलर्स में काम करती है डॉलर्स, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट अपना डिक्लेयर कर देती है कि दिस वाज आर अर्निंग्स फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर से 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए हमें 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने आउट ऑफ दैट 800 करोड़ या 900 करोड़ हमने रिटेन कर लिया है टू इन्वेस्ट। जो बाकी बच गया उसका में भी हम डिविडेंड अगर इक्विटी में डालना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं।
तो रिटेन्ड अर्निंग्स फ्री हो गई। अब रिटेन अर्निंग्स का क्या कोई कॉस्ट होता है? इसका कोई कॉस्ट होता है प्रोक्योर करने का? इसका एक्चुअल में अगर हम देखें तो कोई कॉस्ट नहीं है, वैसे कोई कॉस्ट नहीं है जितना जैसे कि हम मार्केट से अगर कोई पैसा उठाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरी अर्निंग्स पड़ी हैं, अगर मैं इसको इंडिविजुअल लेवल पे एग्जांपल दूं आपसे कि आई एम अ बिजनेसमैन और मेरे पास मेरे अकाउंट में कुछ पैसा सेविंग्स है पिछले 5 साल का से 5 लाख रुपीज़, वो मुझे अपना अर्निंग्स जो मैंने रिटेन की हुई थी उसमें वो मुझे बिजनेस में लगाना है, तो मैंने वो 5 लाख एज इट इज़ लगा दिया। उसके ऊपर मुझे क्या कुछ किसी को देना है? मुझे किसी को कुछ देना तो नहीं है, क्योंकि मैंने किसी से पैसा नहीं लिया, मैंने ना कुछ इंटरेस्ट देना किसी को ना कुछ करना है। बट यही पैसा अगर मैं किसी और से मांगती हूँ, चाहे वो बैंक है या कोई और अदर हेल्प है या मैं शेयर से लेती हूँ या फिर किसी और भी सोर्स से लेती हूँ, तो मुझे उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो देन उसका तो वो कॉस्ट हो जाता है। बट रिटेन्ड अर्निंग जनरली क्या होता है, ये बाकी सब सोर्सेज से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि डेट प्रेफरेंस शेयर्स हैं या इक्विटीज़ हैं, उनसे इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये हमारा अपना ही पैसा अर्न किया हुआ पिछले साल का। सो देर इज़ नो ऑब्लिगेशन, ऐसा कोई बहुत प्रॉपर फॉर्मल ऑब्लिगेशंस नहीं होता कि हमें कुछ एक रिटर्न पे ही करना है उस रिटेन अर्निंग्स पर। बट यस, अगर कंपनी चाहे कि रिटेन अर्निंग्स का भी कुछ कॉस्ट को कंसिडर करना चाहती है वो, तो वो उसको दिखा सकती है। क्यों? क्योंकि सपोज मेरी एक अर्निंग्स थी और मैंने वो बैंक में डाली हुई थी, या कंपनी की कुछ अर्निंग्स थी, कंपनी उसको कहीं एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करती जहाँ से उसको बहुत अच्छा अर्निंग्स होती, मे बी इंटरेस्ट ही मिलता या कुछ और मिलता, तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो उसने लॉस किया आइडली बिजनेस में लगाने की वजह से, उस पर्टिकुलर चीज़ को अगर कंपनी चाहती है दिखाना कि हम इसको एज अ कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स लगाएंगे, समझेंगे कि ये हमारा है, तो वो थोड़ा कुछ कंपनीज करती हैं कि दिस पर्टिकुलर कॉस्ट वी वुड अग्री दैट ओके दिस इज व्हाट इज। बट आइडली प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो रिटेन्ड अर्निंग्स का कोई कॉस्ट नहीं होता है जनरली। द कंटेंशन दैट द रिटेन अर्निंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउएवर इट इज नॉट करेक्ट। अगेन रिटेन, जैसे मैंने बोला कि हमारे अपना ही कमाया हुआ पैसा है, उसको दोबारा हम आगे लगा रहे हैं, अगर हम ये सोचें इसका कोई कॉस्ट नहीं है या फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। ऑन द कंट्री दे ऑल्सो इन्वॉल्व कॉस्ट लाइक एनी अदर सोर्स। कैसे? Retention of earnings does not implicate for the shareholders of the firm. If the earnings were not retained, they would have been paid out to the ordinary shareholders as dividend. मतलब कि अगर हमने retained earnings को retain ही नहीं किया होता, तो हम फिर क्या करते उसको एज अ डिविडेंड किसी को देते, शेयरहोल्डर्स को देते, इक्विटी में बांटते, इक्विटी में बांटना ही पड़ता हमको। तो वो इक्विटी में अगर हम बांटते हैं तो उसका कहीं ना कुछ इम्पैक्ट हमारे शेयर कैपिटल पे उस पे पड़ता, मार्केट शेयर पे पड़ता, मार्केट वैल्यू बढ़ती, ब्रांड वैल्यू बढ़ती, कुछ वो होता। लेकिन उस पर्टिकुलर पैसे से हमने जो अपना ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ाया या डिविडेंड नहीं दिया, डिक्लेयर करा इक्विटीज को, उसकी वजह से जो लॉस हुआ हम उसको कंसिडर करते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स की ये वो कॉस्ट है। Got it? Because it is very difficult and it is very difficult and long procedure to actually build a brand name, और ब्रांड नेम को ख़राब होते हुए भी टाइम नहीं लगता। इन एनी केस एक कस्टमर जिसने बैड माउथड कर दिया कि ये तो ब्रांड बहुत बेकार है, इसके प्रोडक्ट्स मत खरीदना, और एक पर्सन एक डिससेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड कस्टमर कैन स्पॉइल योर 10 नेक्स्ट कस्टमर्स। तो ब्रांड वैल्यू जो हम बिल्ड कर चुके हैं ऑलरेडी, और उसकी वजह से हम रिटेंड कर रहे हैं अपने अर्निंग्स को, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, इक्विटी को नहीं दे रहे हैं, और उसकी वजह से अपना ब्रांड वैल्यू थोड़ा सा नीचे लेके आ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में हमारी कंपनी जो टॉप 10 में सपोज आती थी अगर, या टॉप 100 या टॉप 1000 में आती थी, वो अब वहाँ से हट कर नीचे आ गई है। पीपल वुड ऑलवेज गो एंड सर्च दी स्टॉक मार्केट, जब भी वो शेयर करना चाहेंगे तो देखेंगे कि टॉप में कौन सी कंपनी चल रही है, किस में इन्वेस्ट करूँ मार्केट में मैं, पिछले 5 सालों में कौन सी कंपनी टॉप में रही हैं जिन्होंने डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है या प्रॉफिट बहुत अच्छा अर्न किया है, हम उसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जब रिटेन किया अर्निंग्स को, तो ये चीज़ हमने खो दी, लॉस कर दिया कंपनी ने। ओके, सो व्हेन द अर्निंग्स दैट आर रिटेन्ड, शेयरहोल्डर्स आर फोर्स्ड टू फॉरगो डिविडेंड्स, यानी कि जितना भी हमने रिटेन कर लिया अपना अर्निंग्स और हमने डिविडेंड नहीं दिया, उतना शेयर होल्डर्स को हमने फोर्स कर दिया कि तुम अपना फोरगो करो डिविडेंड्स, यानी कि तुम्हें डिविडेंड्स इस ईयर नहीं मिल रहे हैं या व्हाटएवर। The dividends foregone by the equity shareholders are in fact an opportunity cost. Opportunity cost ही हमने दूसरे सब्जेक्ट में टॉपिक है एक्चुअली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि किसी भी एक चीज़ को करने के लिए हमें दूसरी चीज़ को जो लॉस देना पड़ रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये,
कि मतलब ये कॉस्ट पड़ रही है हमको रिटेन अर्निंग्स को यूज़ करने की, कि हमने वहाँ पर अपना ब्रांड वैल्यू को लूज़ कर दिया, या डिविडेंड्स ना ना डिस्ट्रीब्यूट करके इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनको थोड़ा सा अनहैप्पी कर दिया है, वो उस कॉस्ट पर हमने रिटेन करा है अपनी अर्निंग्स को। ठीक है, तो कुछ एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिटेन अर्निंग्स की भी रहती है, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स मे बी डिफाइंड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ डिविडेंड फॉरगॉन बाय विदहेल्ड फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि अगर वो अर्निंग्स को हम रिटेन ना करते तो हमें वो इक्विटी को बांटना पड़ता है। मैंने बताया था सोर्सेज ऑफ कैपिटल में कि अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है, क्योंकि सारा प्रॉफिट जनरली कंपनी फिर जो बच जाता है वो डिविडेंड की फॉर्म में इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है, कोई फिक्स नहीं मिलता। बाकियों को तो सपोज एक फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड है जो उन्हें मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा अगर कंपनी बहुत ज़्यादा वंडर्स कर रही है तो। बट इक्विटी को का कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता, फिक्स्ड रेट नहीं होता, तो उनको ज़्यादा भी मिल जाता है अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो। लेकिन अगर लॉसेस में है तो उनको कुछ मिलता भी नहीं है। तो रिटेन अर्निंग की कॉस्ट को हम देखें तो प्रैक्टिकली नहीं है कोई कॉस्ट, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़रूर है उसकी, वो जो कि हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स में पैसा नहीं बांटा बिकॉज ऑफ वी हैव रिटेन्ड दो अर्निंग्स। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज जो डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल हमने पढ़े थे, उन सबकी कॉस्ट को हमने इंडिविजुअली पढ़ लिया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की क्या कॉस्ट रहेगी, एक फिक्स्ड हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इतना रेट रहेगा, इक्विटी का भी हमने पढ़ लिया है हमने, और जो भी रिटेन अर्निंग्स का भी। तो ये हमने अब इंडिविजुअली हर सोर्स की कॉस्ट को पढ़ लिया, हाउ टू कैलकुलेट और how to identify कि what will be the cost of each of these long term sources of funds or capital invested in the company. अब weighted cost of capital क्या होता है? The overall composite cost of capital defined as the weighted average cost of capital. Average समझ आ गया? Average होता है फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 3 सोर्सेज ऑफ कैपिटल से मैंने अपना कंपनी में लिया हुआ है पैसा, टोटल मेरे को चाहिए सपोज 10 करोड़ रुपया चाहिए या 10 लाख रुपया चाहिए, शॉर्ट अमाउंट लेके। सपोज मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है छोटी सी, 2 लोगों की या वटेवर, मेरे पास एक आइडिया है सर्विस का, तो उसके लिए मुझे 10 लाख रुपीज़ चाहिए। तो मैंने 10 लाख में से 2 लाख इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिया, 3 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ले लिया, 5 लाख या 4 लाख मैंने बैंक से ले लिया, और 1 लाख मेरा खुद का सेविंग्स था रिटेन अर्निंग्स का, सपोज मैंने वहाँ से लगा दिया, टोटल 10 लाख हो गया। तो अब 4 सोर्सेज है मेरे पास जिससे मैंने अपना टोटल कैपिटल जो है उसको डिराइव करा, 4 सोर्सेज, और उन 4 सोर्सेज की कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। किसी की 4% भी हो सकती है, किसी की 14% भी हो सकती है, किसी की 20% भी हो सकती है, और किसी की 0 भी हो सकती है या 2% भी हो सकती है। तो वो सबका इंडिविजुअल हमने कॉस्ट निकाल लिया। फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का मुझे टोटल पैसा चाहिए था, तो 10 लाख रुपीस में 2 लाख इंटू वट एवर उसका कॉस्ट रहा परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वो हम निकाल लेंगे, प्लस रेशियो कितना है उस पर्टिकुलर कैपिटल फॉर्म का या कंपोजिट का, बेसिकली कंपोनेंट का, बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कितना शेयर या रेशियो है वो भी हमें देखना है। जैसे कि 2 लाख लिया मैंने इनटू इक्विटी आउट ऑफ 10 लाख, तो उसका रेशियो हो गया 2:, वट एवर 3, या 2:10, जो भी हमारा टोटल कैपिटल है उसका कितना रेशियो हो गया, 2/10 हो गया। अगर मैंने 3 लाख दूसरे फंड से लिया हो तो वो 3/10 हो गया। इस तरह से टोटल जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कंपोजिट का मतलब टोटल ओवरऑल सारे सोर्सेज से जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिराइव्ड है, और उन टोटल का एक एवरेज कॉस्ट, मतलब किसी का 3, किसी का 2, किसी का 20, किसी का 40 भी, 40 तो खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 या 15, उन सबको टोटल करके प्लस उनका क्या रेशो में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है वो कैलकुलेट करके कि एक एवरेज कॉस्ट कितना आएगा। वो एवरेज कॉस्ट हो सकता है 12 आ जाए टोटल, यानी कि हम सारे टोटल करेंगे, सारे जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको टोटल करेंगे, उनका रेशो निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, और हम उन सबका एवरेज निकाल देंगे टोटल करके जो आएगा। 4 है तो एवरेज तो हमें पता ही है, फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 सोर्सेज डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो वो एक एवरेज आ जाएगा। अब मैं आपको एक इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से होगा जब हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। वेटेड का मतलब हो गया टोटल या कंपोजिट टोटल,
ठीक है. So the overall composite cost of capital defined as the weighted average cost of capital of each specific type of fund. On an average हमें एक आइडिया लग जाता है इससे, इस पर्टिकुलर चीज से, कि हमारी टोटल जो 10 लाख रुपए की कैपिटल डिराइव्ड है या 10 करोड़ की है या वट एवर हमारी टोटल है, उसके हम ऑन एन एवरेज कितना पैसा एज द कॉस्ट पे कर रहे हैं. The use of weighted average cost and not the simple average cost is warranted by the fact that the proportion of the various sources of fund in different capital sources of firm are different. कि मतलब हमने कुछ सोर्स है, आधा कैपिटल हमने ज़्यादा पे उठाया हुआ है, आधा कैपिटल हमने कम पे उठाया हुआ है, तो ऑन एन एवरेज टोटल कैपिटल कितने पर उठाया हुआ है ऑन एन एवरेज, ये वो बेसिकली वो हमारा कॉस्ट होता है. वो वाला कॉस्ट होता है कि ऑन एन एवरेज हमको आइडिया देता है कि हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है पूरी कंपनी की, जो हमने बाहर से उठाई हुई है या कहीं भी डिफरेंट सोर्सेस से ली हुई है. So to be representative, therefore, the overall cost of capital should take into account the relative proportions of different sources and hence the weighted average. हम average लेंगे, average. The computation of the overall cost of capital involves the following step. पहले तो हम assign करेंगे. पहला step है हम assign करने वाले हैं weight to the specific cost. weight का मतलब उसकी कितनी एक तरह से ratio जो मैंने आपको बताया कि 2/10 है, 3/10 है, 4/10 है, क्या है. 10 लाख अगर है तो 10 लाख हमने उसका किस तरह से हम उसको allocate कर रहे हैं in total. या तो हम उसको 10 में करें या weight हम उसको 100 में भी calculate कर सकते हैं. We can take 100 also. Suppose मैं आपको इलस्ट्रेशन आगे बताती हूँ. सबसे पहले हम हर पर्टिकुलर कॉस्ट का, नॉट कॉस्ट, हर पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कैपिटल का को वेट कर लेंगे कि इसका वेट 20% है या 30% है या 2% है, वट एवर. मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द सोर्सेज बाय द अप्रोप्रिएट वेट्स. हमें ये वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने असाइन कर दिया कि इसका कितना रेशियो, जो वेट होगा वो रेशियो की फॉर्म में असाइन होगा, रेशियो की फॉर्म में असाइन होगा, रेशियो ऑफ द टोटल कॉस्ट, कि उसका टोटल क्या प्रोपोर्शनेट बन रहा है ऑफ द टोटल कॉस्ट. जैसे कि 10 लाख है और 3 लाख एक पर्टिकुलर कॉस्ट में इन्वेस्टेड है, तो उसका टोटल जो हो गया वो 30% हो गया. 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट आ गया ना, 30%. तो उसका वेट क्या हो गया, वेटेज क्या हो गया उसका 30%. अगर कोई कॉस्ट टोटल से दो ही सोर्सेज हैं, 30 लाख या 3 लैक्स या और 7 लैक्स किया हुआ हमने, अगर हम 10 लैक्स ले रहे हैं, या 30 लैक्स और 70 लैक्स ले रहे हैं अगर हमने 1 करोड़ का कंपोजिट कैपिटल लिया हुआ, तो रेशो फिर क्या हो जाएगा, वेट क्या हो जाएगा, एक का 30 हो जाएगा और एक का 70 हो जाएगा. तो पहला स्टेप ये हो गया असाइनिंग दी वेट्स टू द स्पेसिफिक कॉस्ट. जितना भी उसका रेशो है टोटल कैपिटल का, उसके हिसाब से हमने उसका वेट असाइन कर दिया. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच सोर्सेज बाय द अप्रोप्रिएट वेट्स, यानी कि कॉस्ट क्या होगा कि वो चीज़ या वो परसेंटेज जो कि उसका हम एज अ कॉस्ट समझ रहे हैं. यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स हमने अगर 3 लैक्स लिया हुआ है और उसको हमने 5% का डिविडेंड देना है प्रेफरेंस को, और हमने डिपेंचर सपोज XYZ अमाउंट लिया हुआ है और उसका हमें एक फिक्स्ड जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो कॉस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट जो है वो पर्टिकुलर जो हमने अग्री कराया है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर वेट को, जो हमने वेट्स पहले रख दिया 30, 20, उसका टोटल जो है वो 100 आना चाहिए. मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द सोर्सेज बाय द अप्रोप्रिएट वेट, हमने मल्टीप्लाई कर दिया दो कॉलम में. एक हमने वेट रखा है अभी और दूसरा हमने रखा है कि उसका पर्टिकुलर कॉस्ट क्या है. कॉस्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. नाउ डिवाइडिंग द टोटल वेटेड कॉस्ट ऑफ द कैपिटल बाय द टोटल वेट. कॉस्ट को हमने टोटल जो वेट का टोटल आ रहा है उससे डिवाइड कर देना है. ठीक है, कैसे? अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं या एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं. हमने कॉस्ट डिफाइन करा कि डिबेंचर का कॉस्ट हमें जो मिल रहे हैं, डिबेंचर्स हम कितने भी खरीद लें, कितने भी कैपिटल ले सकते हैं डिबेंचर्स की, वो हमें 8% में मिल जाएगा. प्रेफरेंस अगर हम शेयर कैपिटल ले रहे हैं तो वो हमको 14% डिविडेंड देना पड़ेगा एनुअली. तो प्रेफरेंस शेयर्स की जो कॉस्ट आएगी वो अप्रॉक्स 14% के हिसाब से मिल जाएगी, हम जितनी भी लेना चाहते हैं. इक्विटी फंड्स को हमें ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स 17% देना पड़ेगा. और देखिए कंपैरिजन भी अगर हम ले रहे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की कॉस्ट को सबसे ज़्यादा रख रहे हैं. हालांकि कोई एक फिक्स कॉस्ट डिफाइंड नहीं होती है, बट फिर भी क्योंकि हम देना पड़ता है कंपनीज को इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर ब्रांड वैल्यू एंड टू मेंटेन आवर गुड कॉस्ट ऑफ शेयर्स, हमें करना पड़ता है. तो हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हम जो हमारा डिबेंचर्स की कॉस्ट आएगी भाई, जितना भी हम लेंगे
वो 8% देना पड़ेगा, प्रेफरेंस से जितना भी कैपिटल लेंगे वो 14% देना पड़ेगा, और इक्विटी से हमको 17% देना पड़ेगा डिविडेंड। और हमारे पास कैपिटल एग्जांपल मैंने लिया कि 10 लाख रुपया हमको टोटल हमने रेज किया हुआ मार्केट से, जिसमें कि डेट से 3 लाख लिया हुआ है, प्रेफरेंस से 2 लाख लिया हुआ है, और इक्विटी कैपिटल से 5 लाख लिया हुआ है। यानी कि डेट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 8% ऑफ 3 लैक्स। प्रेफरेंस की क्या कॉस्ट आ जाएगी 14% ऑफ 2 लैक्स एनुअली। और इक्विटी कैपिटल की आ जाएगी, इक्विटी कैपिटल क्योंकि 5 लाख लिया हुआ है हमने, तो 5 लाख इंटू 17% ऑफ 5 लैक्स विल बी दी कॉस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स। अलग अलग इनकी हमने टोटल कंपोज एक अलग अलग कॉस्ट निकाल लिया पहले, तो 8% 3 लैक्स का, 14% 2 लाख का, 17% 5 लाख का, और उनका टोटल जब हम कर देंगे तो वो एक कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो, यानी कि टोटल हमने जो कर दिया इसका, लेकिन हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का अब हमने इसी पर्टिकुलर जो हमने इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल लिया है, इसको अब हम किस तरह से निकाल रहे हैं वो हमने रखा। हमने पहले सोर्सेज ले लिए एक तरफ, डेट हमारे पास 3 लाख था, प्रेफरेंस 2 लाख था, इक्विटी 5 लाख था, टोटल 10 लाख हो गया। इसको हमने पहला स्टेप हमारा यहाँ पर क्या था, असाइनिंग वेट्स टू द स्पेसिफिक कॉस्ट। वेट हमने असाइन कर दिया। वेट कैसे असाइन कर दिया, इसका 30 रेशो के फॉर्म में, जिस रेशो की फॉर्म में ये टोटल का पार्ट है वो हमने वेट असाइन कर दिया है। यानी कि 3 लैक्स जो है वो 30% ऑफ 10 लैक्स है, तो उसको वेट असाइन कर दिया 30। 2 लाख जो है वो 20% है 10 लाख का, इसको वेट असाइन कर दिया 20। यानी वेटेज, वेट का मतलब क्या है, वेटेज, तुम्हारी क्या वेटेज है इस पर्टिकुलर सोर्स की, कितनी वेटेज है टोटल शेयर कैपिटल में, इज व्हाट वेट इज। वेट का मतलब वेटेज क्या है उसका। अब इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, यानी कि 10 लाख का कितना हुआ, वो 50% हुआ, तो इसकी वेटेज हमने कितनी रखी है 50। वेट को वेटेज भी लिख सकते हैं। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया इसमें से, जो हमने था कि असाइनिंग वेटेज टू द स्पेसिफिक कॉस्ट या वेट्स और वेटेज टू द स्पेसिफिक कॉस्ट, हमने पहला स्टेप कर दिया। सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द सोर्सेज बाय द अप्रोप्रिएट वेट्स। अब हम सेकंड जो है हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है, दिस इज द, अब हम आगे इस हर किसी की सोर्स के आगे हमने कॉस्ट भी लिख दिया उसका। 8% कॉस्ट था डेट का, 14% कॉस्ट था 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स का, यानी कि, और इक्विटी कैपिटल हमने 17% अग्री किया था, 17% ये कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट थी, यहाँ से उठाया है 8, 14 और 17, ये हमने कॉस्ट लिख दिया। अब हम वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो वेटेड कॉस्ट आ गया। 3 8 24 240 हो गया, 14 इंटू 20 280 हो गया, 17 इंटू 50 850 हो गया, टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट आ गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, डिवाइडिंग द टोटल वेटेड कॉस्ट बाय द टोटल वेट्स। जो टोटल वेटेड कॉस्ट हमारा आया, जो आया हमारा 1370 रुपया जो आया, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से 100 से, 100 से डिवाइड कर दिया हमने, टोटल कितना आ गया हमारा 13.7%। हमें ये परसेंट में निकालना है, इसलिए हमने इसका टोटल 100 में लिया है, वेटेज जो लिया है वो 100 में लिया है, आप समझ गए, और इसलिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया तभी वो परसेंटेज में आया है। अदरवाइज हम इसको 3, 2 और 5 की फॉर्म में भी ले सकते थे, 10 लैक्स है तो 3 to 5 की फॉर्म में भी ले सकते थे, बट हमने इसको 100, जो ये वेटेज है आप इसको ध्यान रखिए, हर वेटेज को, इनका टोटल 100 ही आएगा। 3 की जगह आप 4 डालना चाहते हैं, आप यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल की जगह, जैसे इसमें मैंने 3 लिए हैं, आप 4 या 5 लेना चाहते हैं तो आप एक और डाल सकते हैं। आप समझिए, इक्विटी कैपिटल को आप 2 लाख कर दीजिए, बाकी बचा 3 लाख, 3 लाख में से आप दिखा सकते हैं रिटेन अर्निंग्स 1 लाख, बाकी बचा 2 लाख, आप उसको दिखा सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक या बैंक लोन कितने भी परसेंटेज पर दिखा सकते हैं, वट एवर परसेंटेज एक अज्यूम करके, और यहाँ पर फिर 3 की जगह इस लिस्ट में नीचे 2 और आ जाएंगे, लेकिन टोटल उसका फिर 10 लाख ही रहेगा। या अगर आप इसको अमाउंट को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट वेटेज जो रखेंगे ना आप, जो वेटेज रखेंगे वो ध्यान रखिएगा कि वो वेटेज टोटल जो है वो 100% आए सबका। 30 20 50 को और स्प्लिट करके आप 30 10 भी कर सकते हैं, लेकिन टोटल वेटेज जो है वो टोटल 100 आए, 100% होना, 100 में आना चाहिए टोटल, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। और जो हमारा वेटेड कॉस्ट आया है, वेटेड कॉस्ट का मतलब जो हमने एक्चुअल कॉस्ट इंडिविजुअली कैलकुलेट करा उसका टोटल करेंगे, टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय वेट, दैट विल बी आवर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। तो हमारा
इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमने डिफरेंट सोर्सेज से तो पैसा उठाया हुआ है, कभी 17 से भी उठाया है, कभी 14 से भी उठाया है, कभी 8 से भी उठाया है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए पर हमको 13.7% देना पड़ रहा है ऑन एन एवरेज। यानी कि टोटल हमको 10 लाख का 13.7% करेंगे हम, तो हमें अप्रॉक्स 13,700 और समथिंग वट एवर हमारा कॉस्ट एक आ रहा है कि ये हमको इतना देना पड़ेगा, पैसा दे रहे हैं हम एनुअली, यानी कि इतना कॉस्ट दे रहे हैं। 10 लाख रुपए को अपने बिजनेस में लगाने के लिए, लाने के लिए, यूज करने के लिए हमको 10 लाख का 13.7% देना पड़ेगा। This is what it is, weighted average cost of capital. So this topic is completed from my end, cost of capital and weighted average cost of capital. With this topic, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का रूल किस तरह से हम फॉलो करेंगे कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो, और हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल 13.7% जो है, जो हमने हमारी कॉस्ट आई है, कॉस्ट हमारी कैपिटल की आई है, 10 लाख रुपए को हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि वो जो रेट ऑफ रिटर्न है इसको इन्वेस्ट करने से कम 13.7 से तो बहुत ऊपर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 13.7 तो हमें इसका कॉस्ट ही देना पड़ रहा है, जो हम नहीं भी कुछ अर्न करेंगे तो भी हमें देना ही देना है। तो हम 10 लाख को कितना रैशनली हम यूज़ कर रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न जो इस पर आएगा फर्दर इन्वेस्टमेंट से वो कम 15, 20, 25, जितना ज़्यादा हम इससे ऊपर कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्रॉफिट है। अदरवाइज 13.7 तो हमें कम से कम 10 लाख से ऊपर अर्न करके इनको पैसा ही देना है, डिविडेंड की फॉर्म में या इंटरेस्ट की फॉर्म में कुछ। इसमें कुछ क्वेरीज है अब तक इस टॉपिक में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, या इससे पहले के किन्हीं भी टॉपिक्स में कुछ भी किसी को क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ जो मैं ये अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब चैनल पे अपना ये कुछ अपना मेरे रिलेटेड आपके जो टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं आप सिर्फ उन्हीं को देखिए। दैट इज़ माय पर्सनल चैनल, वहाँ पर मेरी कुछ पर्सनल वीडियोस भी हैं। प्लीज़ डू नॉट कमेंट ऑन दोज और ऑल दोज थिंग्स। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था कि वो गलती से तो नहीं अपलोड हो गई या कुछ है, बट दैट इज़ माई पर्सनल चैनल, सो आई एम जस्ट यूजिंग इट एज अ प्लेटफॉर्म in order to show you guys these recordings again for the lectures for you guys if you have missed anything or if you want to listen to it again, या फिर जिन भी स्टूडेंट्स ने मिस कर दिया वो उसको देखें। So you can just subscribe that channel and view whenever you want. You don't need to view all the videos there, but आप सिर्फ जो आपसे रिलेटेड है, अपने काम से रिलेटेड है। अब मैंने इनफैक्ट आपका सेक्शन भी डालना शुरू कर दिया है, पहले वाली वीडियो में तो नहीं डाला है, बट आपके सेक्शन की क्लास अगर है तो वो भी मैंने डालना शुरू कर दिया। 7A है, 7B है, 5A है, वट एवर सेक्शन सेमेस्टर जो भी मैं ले रही हूँ, तो आप अपनी रेलिवेंट वीडियोज़ को देख कर व्यू करें, बाकी सब पे आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं MCQ से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, तो मुझे बताइए। विद दिस टॉपिक आई थिंक वी हैव नाउ कवर्ड, गिव मी अ मिनट, यस, वी हैव कवर्ड मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 जो आपका सिलेबस है MCQ का, जो फ्राइडे आपका टेस्ट होने वाला है, डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं होपफुली दे सकती हूँ। आप मुझे बताइए कुछ क्वेश्चंस है तो मॉड्यूल 1 में, मॉड्यूल 2 में, एनीवेयर, एनीथिंग। So should I assume that it is clear? Give me 1 minute, I'm just going to click your attendance first. हाँ जी बेटा, बोलिए कोमल, स्पीक अ बिट लाउडर। मैम जो सीक्यू क्वेश्चंस में मॉड्यूल आएंगे। हाँ जी बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस पे आपको जो आप उन ऑप्शंस में से सपोज 4 ऑप्शंस हैं तो 3 गलत होंगे, एक सही होगा, आपको उस पर टिक करना है, क्लिक करना है बेसिकली, एंड इट विल बी एक्सेप्टेड एज आंसर। दो मॉड्यूल्स दिए हैं हाँ जी बेटा, मैम, मैं पूछ रही हूँ उसमें दोनों मॉड्यूल्स दिए हैं आपने? क्या दिया हुआ है, नहीं समझ आ रहा मुझे। मैम उसका सिलेबस क्या है, पहला मॉड्यूल दूसरा मॉड्यूल दोनों है या एक मॉड्यूल है, वो पूछ। अच्छा सिलेबस पूछ रहे हैं, सिलेबस क्योंकि वी हाँ हैव गॉट, देखिए मुझे MCQs टोटल 5 कंडक्ट करने हैं, लेट्स पुट इट मॉड्यूल 1 ओनली, ठीक है। मॉड्यूल 1 यू जस्ट प्रिपेयर, हालांकि मैंने आपको सारे नोट्स अब तक के टॉपिक के दे दिए, सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला मुझे दोबारा देना पड़ेगा आपको।
ये भी मैं आपको दे दूंगी, लेकिन चलिए मॉड्यूल 1 रखते हैं हम। मॉड्यूल 2 का टेस्ट हम फिर से लेंगे जब दोबारा ये मे बी नेक्स्ट वीक रखेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे। इज दैट ओके? ओके ओके मैम। मॉड्यूल 1 आप क्लियर कर दीजिए, मैं क्वेश्चन पेपर दोबारा सेट करके सिर्फ मॉड्यूल 1 से क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए ठीक है, मीटिंग इज अबाउट टू ओवर। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स एंड हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करते हैं। बाय।